नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेट में कराए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। अब कथन देखिए क्या है। पहला है, कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा कथन है, भारत में उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। तो आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और उसका जवाब बताएंगे। दो कथन है, इनमें से कौन सही है कौन सा गलत है। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ, बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग प्रोमोट्स ऑब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट प्रोसेसेस। स्टेटमेंट 2 है, द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इज़ न्यू अरेंजमेंट। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है सभी के लिए जो समान हो, ठीक है। तो जब हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, यानी कि CBT जब देते हैं, तो सभी के लिए क्वेश्चन एक ही तरीके का आता है। तो इसको वस्तुनिष्ठता को मतलब बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सही कथन है। कंप्यूटर बेस्ड जो आधारित परीक्षा होती है, उसमें सबके लिए वो समान होती है, ठीक है। उसमें ये जैसे हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई आंसर छोटा लिख रहा है, कोई बड़ा लिख रहा है, कोई अच्छा लिख रहा है, कोई कम अच्छा लिख रहा है, कोई डायग्राम भी बना रहा है। तो यहाँ पर सबके आंसर अलग आता है, सबके आंसर में आत्मनिष्ठता आ जाती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जबकि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की अगर बात करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की बात करें, उसमें क्या हो, सबके लिए समान क्वेश्चन और सभी एक ही आंसर देंगे। ऐसा नहीं कोई आंसर के अलावा भी कुछ और इसके बारे में बता देगा। तो इसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठता, मतलब सबके लिए समान। तो ये कथन पहला सही है। दूसरा कथन है, भारत में उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कथन है। अब आप देखते होंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, यानी हायर एजुकेशन के, उसमें आप देखते हैं क्रेडिट सिस्टम अब चालू हो गया है। मतलब अब आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स में भी आप अपने मन चाहे सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ठीक है। उनका क्रेडिट दे रखा होता है कि ये सब्जेक्ट इतने क्रेडिट का है, ये सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है, 8 क्रेडिट का है, 2 क्रेडिट का है। कुल मिला के आपको सब्जेक्ट कोई भी आप चुने, पर आपके क्रेडिट, आपके जितने साल का कोर्स है उस उतने साल में वो जो क्रेडिट निर्धारित किए जाते हैं, जैसे किसी में 120, किसी में 80, तो ये क्रेडिट आपके पूरे होने चाहिए। इस तरह से अब कोर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं। उनमें मतलब कुल मिला के आप कोर्स के अंदर भी सब्जेक्ट अपने मन मुताबिक का चुन सकते हैं, इसलिए क्रेडिट सिस्टम है ये। तो हाँ, दोनों कथन सही है दोस्तों कि ये जो है भारत में उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। ये दोनों ही कथन सही हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखा है। तो ये है बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, यही पहला ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द पर्पस ऑफ टीचिंग एड सिस्टम वेदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न इज टू स्ट्रेंथ द इकोनॉमी एंड इंश्योर क्वालिटी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब ये है कि देखिए, शिक्षण सहायता प्रणाली में मतलब अगर प्रणाली की बात करें, यानी कि टीचिंग में जो साधन यूज़ होते हैं, सामग्री यूज़ होती है, चाहे पारंपरिक हो, मतलब चाहे पुरानी हो, चाहे आधुनिक हो, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कथन है। अगर हम शिक्षण सामग्री की बात करें तो चाहे पुरानी हो चाहे नहीं, जैसे पुराने समय में आप देखते हैं ब्लैक बोर्ड, चॉक और बुक्स वगैरह इनका यूज़ किया जाता था। और मॉडर्न में आप देखेंगे प्रोजेक्टर, PPTs, क्विजेस, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, इन सब का यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों बात ये है कि इनका दोनों का ही उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। हाँ दोस्तों, एक अभिकथन बिल्कुल सही है। अगर हम इसके कारण को पढ़ें, यानी रीज़न को पढ़ें, टू अलाइन लर्निंग आउटकम्स विथ प्रीडिटरमाइंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इनिशियल फाउंडेशनल सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी किसी प्रकार का भी टीचिंग हो, अगर उसमें आपको बेहतर करना है
आप चाहें कि अगर कोई भी छात्र है उसको चीज़ें अच्छे समझ में आए, तो उसके लिए चाहिए आपको कि आप आधारिक समर्थन, यानी कि आपको इनिशियल फाउंडेशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, यानी उस चीज़ का बेस बहुत ज़रूरी है, यानी उस चीज़ को सीखने के लिए उसका बेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये इस कथन में कहा गया। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षण परिणामों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए, यानी लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में जो एक बेस होता है उसको सपोर्ट, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। तो हाँ, ये कारण भी बिल्कुल सही है। दोनों ही अभिकथन और कारण दोनों ही सही, इसका यही जवाब होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर कथनों के निम्नलिखित सूची में, अब देखिए यहाँ पर आपको कथन दिए हुए 3 और 2 कथन नीचे यहाँ 4, 5, तो आप कथन पढ़ेंगे और मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ और आप यहाँ बताइए कौन से कथन सही हैं और इसी के हिसाब से एक से अधिक कथन आपको बताने हैं जो सही हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कथनों की निम्नलिखित सूची में विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित कीजिए। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंडामेंटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव थिंकिंग लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यह बात की गई है कि वे इनमें से कौन सी बातें हैं, इनमें से कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो एक छात्र के चिंतन स्तर की विशेषताएं बताती हैं। मतलब छात्र अपने मतलब तार्किक रूप से सोच रहा है कि इस समस्या को हल करने के विभिन्न तरह के तर्क ढूंढ रहा है। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसमें बच्चा सक्रिय है, मतलब वो खुद से कोई काम कर रहा है। आपको इन ऑप्शंस में वो विशेषताएं बतानी कौन कौन सी हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ। शिक्षक सूचनाओं और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करने में मदद मिले। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर शिक्षक जो है सूचना विचारों को व्यवस्थित तरीके से अब शिक्षक ही यहाँ सारा काम कर दे रहा है। क्या कर रहा है? विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करने में मदद मिले। अब देखिए पूरा पका पकाया खाना तो शिक्षक ने ही दे दिया, तो यहाँ पर बच्चा निष्क्रिय है, तो यहाँ पर एक विमर्शी चिंतन स्तर नहीं हो पाएगा बच्चे का। जो अगर हम बात करें कि बच्चे के जो चिंतन स्तर है वो गहराई से नहीं सोच पाएगा, वो केवल जो चीज़ें मिल गई उन्हीं को रट लेगा। तो ये पहला कथन तो गलत है क्योंकि यहाँ पर बच्चा सक्रिय नहीं है। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास कराता है। अब देखिए यहाँ पर भी शिक्षक ही अभ्यास करा रहा है, तो जब शिक्षक अभ्यास कराएगा तो बच्चा बस उतनी ही चीज़ों को रेडी कर लेगा और अपने दिमाग से वो कोई भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये भी कथन गलत है। तीसरा कथन है, समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। अब देखिए ये जो कथन है यानी ये विशेषता है, ये बालक को तर्क करने पर मजबूर करेगी, उसको गहराई से सोचने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि बच्चे के साथ शिक्षक क्या कर रहा है? चर्चा कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है। तो ये कथन पॉजिटिव है और बिल्कुल जो है ये छात्र केंद्रित विशेषता है। आगे अगर हम देखते हैं कथन, द टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड पैरेलल थॉट्स। शिक्षक विद्यार्थियों से उदाहरण और समानांतर विचार देने के लिए कहता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कथन भी सही है, लेकिन अब देखिए उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे टीचर ने कुछ समझाया बच्चे को और अब वो समझाने के बाद उससे उदाहरण मांग रहा है, तो ये है लेकिन ज़्यादा सटीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम अगर ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर ऑप्शन केवल 2 ही कोई हमें बताने हैं, तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन तो नहीं है। और देखिए क्या तर्कों, यहाँ तर्कों लिखा है, तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। अब देखिए तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण यानी कि एजुकेशनल सेशन आर कंडक्टेड इंटरैक्टिवली टू एक्सप्लोर एंड इंटरप्ट द बेसिस ऑफ आर्गूमेंट्स। मतलब बच्चा कोई अगर तर्क दे रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से वैसा, उनकी व्याख्या करने के लिए। हाँ, जब ऐसे शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं तो बच्चा और गहराई सोचता है और चीज़ों का समाधान तार्किक रूप से सोचता है। तो यहाँ 5वां कथन बहुत ही प्रबल है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है इस क्वेश्चन की। जबकि यहाँ 4th नंबर कह रहा है शिक्षक विद्यार्थी उदाहरण और समानांतर विचार देने के लिए कहता है। हाँ, ये भी बात सही है, पर मुकाबले अगर बात करें 3rd और 5th ऑप्शन के तो ये कम है, इसलिए इस आंसर को हम लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन केवल कोई 2 ही बताने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 5। यही दोनों स्टेटमेंट हैं जो बच्चे के विमर्शी चिंतन स्तर को की विशेषता बता रहे हैं।
अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब इनमें से कोई एक ही आंसर है क्योंकि ये डायरेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अब देखिए दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, यानी इन सभी विशेषताओं में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो इफ़ेक्टिव टीचिंग को बताती है, यानी जिसमें प्रभावी शिक्षण हो सकता है बच्चे के लिए। देखिए पहला ये है कि इनकरेजिंग स्टूडेंट टू एनालाइज देयर ओन और अदर स्टूडेंट रिस्पॉन्स, विद्यार्थियों को स्वयं अपने या अन्य विद्यार्थियों के उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए ये कथन बहुत ही सटीक और सक्रिय है बच्चों के लिए, क्योंकि विद्यार्थी जब स्वयं उत्तर की विवेचना के लिए कुछ प्रयास करते हैं तो सबसे अच्छा मेथड वही होता है। दूसरा देखिए क्या है, हैविंग स्टूडेंट समराइज देयर स्टेटेड पॉइंट, यानी विद्यार्थी द्वारा अपनी कथित बात का सारांश बनाना। अब देखिए विद्यार्थी ने कोई बात कही, उसका सारांश अगर टीचर बना देगा तो फिर बच्चा सक्रिय नहीं रहेगा, बल्कि बच्चे को मदद मिल जाएगी। तो ये प्रभावी शिक्षण नहीं है। शिक्षक भावी आयोजन के उद्देश्य से टिप्पणियाँ करता है। अब देखिए शिक्षक अगर उसमें सम्मिलित हो जाएगा तो फिर ये प्रभावी शिक्षण नहीं होगा। उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी अगर टीचर विचार स्पष्ट कर देगा तो ये यहाँ पर भी मामला थोड़ा सा जो बच्चे के लिए है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बच्चे का प्रयास कम हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए है वो ज़्यादा बच्चों पर काम कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों को स्वयं अपने या अन्य विद्यार्थियों के उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहित करना। तो जब बच्चे स्वयं उत्तर ढूंढेंगे तो यहाँ पर ये जो शिक्षण होगा वो ज़्यादा प्रभावी होगा इनकी बजाय। ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन इनके बजाय ये ऑप्शन ज़्यादा वजन रखता है, इसलिए ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर इस द राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन नंबर 35। बताइए दोस्तों का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित हैं, यानी सिलेक्ट द टीचिंग स्ट्रेटजीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर लर्नर सेंटर्ड, यानी जो छात्र केंद्रित अधिगम है वो आपको बताने हैं इनमें से कौन सा है। अब देखिए पहला ऑप्शन है साइबरनेटिक्स। अब देखिए साइबरनेटिक्स क्या होता है, तो साइबरनेटिक्स मतलब ये होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर और मशीनों के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें आजकल के नए जो तकनीकें आ गई हैं उनमें जब अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं उसको बोलते हैं साइबरनेटिक्स। तो देखिए अब साइबरनेटिक्स क्या है, ये एक जो एजुकेशन का वो पैसिव सिस्टम है, मतलब निष्क्रिय साधन है, जिसमें बच्चा केवल जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है केवल उसमें उसको देखने में मग्न हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर वो उसका ध्यान फिर पढ़ाई पर नहीं होता, बल्कि वो टेक्नोलॉजी पर उसका सारा फोकस हो जाता है। तो यहाँ पर ये अधिगमकर्ता केंद्रित नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है, इसको हम हटाएंगे। श्रव्य दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान। अब देखिए व्याख्यान के लिए श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री प्रयोग की गई, ये बच्चे के लिए अच्छी भी हो सकती है, पर अगर हम यहाँ बात करें अधिगमकर्ता केंद्रित, जो अधिगमकर्ता केंद्रित हो वो यहाँ पर ये भी इसमें भी नहीं है, क्योंकि अधिगमकर्ता केंद्रित जो शिक्षण विधि होगी उसमें अधिगमकर्ता का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। अगर अधिगमकर्ता यानी जो छात्र हैं वो केवल बैठकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर वो निष्क्रिय हैं और वो अधिगमकर्ता केंद्रित प्रणाली नहीं हो सकती। और इसमें यही चीज़ हो रही कि जब टीचर किसी चीज़ बच्चों को सिखा रहा है दिखा के या सुना के, तो बच्चों का लर्निंग तो हो रही है, लेकिन जो बच्चों का सक्रिय होना चाहिए वैसा इसमें नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये भी जो कथन है वो भी गलत है। प्रश्नोत्तर सत्र। अब देखिए प्रश्नोत्तर में बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय होता है, वो केवल प्रश्नोत्तर सत्र आप रखेंगे तो बच्चा आंसर आपको दे देगा, लेकिन बच्चा खुद से कोई काम नहीं कर रहा, कोई नई चीज़ नहीं सीख रहा है। अब देखिए चौथा ऑप्शन अगर आप देखेंगे व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना। अब जब उसे आप प्रोजेक्ट देंगे, ठीक है, तो ये जो काम है वो बच्चा इसमें बच्चा ज़्यादा सक्रिय होगा, और सक्रिय होगा तो इस शिक्षण विधि को सक्रिय यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित कहा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। समूह चर्चा अगर आप कराएंगे तो भी बच्चा क्या करेगा, तर्क ढूंढेगा, नई नई चीज़ों को बताने का प्रयास करेगा। तो ये आपका ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, चौथा और पाँचवा कथन बिल्कुल सही है। ये अधिगमकर्ता केंद्रित। देखिए क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे, देखिए आंसर आपको सभी लगेंगे कि सभी आंसर हैं। जब भी आपको लगे कि सभी आंसर हो सकते हैं तो आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ही आपको उस आंसर की तरफ ले जाएगा जो आपको बाकी सब आंसर से अलग कर देगा।
ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। यहाँ पूछा गया था अधिगमकर्ता केंद्रित है, ये नहीं पूछा गया प्रभावी शिक्षण क्या है, आपसे ये पूछा गया कि जो शिक्षण विधि कौन सी है जो अधिगमकर्ता केंद्रित है। तो आपके आंसर हो जाएंगे कथन 4 और 5, यही सही है। तो यहाँ देखेंगे 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, अगला दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए एक से एक बेहतर वीडियो इसी तरह लाते रहें और आपके एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाने में हम आपकी मदद कर सकें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। अब बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ, यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्चतर शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास क्रम सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इन इंडियन हायर एजुकेशन। अब देखिए दोस्तों, आपको बताना है हमारे भारतीय उच्च शिक्षा में जिन शिक्षण साधनों का प्रयोग किया गया उनको असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें दृश्य श्रव्य की, दृश्य श्रव्य आप जानते हैं साधन कौन से होते हैं जिनमें देख और सुन दोनों सकते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, कंप्यूटर। तो क्या सबसे पहले वही आ गया? बाद में कड़िक मौखिक, व्यक्तिगत रूप से, जैसे जो टीचर होते थे, सबसे प्राचीन समय में केवल टीचर होते थे, उनके पास थोड़ी बहुत सामग्री होती थी, ब्लैक बोर्ड उसका लकड़ी का होता था, तो तब वो शिक्षा दिया करते। तो कड़िक मौखिक सबसे पहले आया था। दृश्य परक मतलब होता है जो दिखाने से संबंधित, जैसे कि चार्ट हो गया, ग्लोब हो गया, ये सब दृश्य परक सामग्री है, जिसे विजुअल एड्स बोलते हैं। आईसीटी आधारित, ये सबसे आधुनिक है। ठीक है, तो इसमें बताया गया दृश्य श्रव्य सबसे पहले आ गया, यानी कंप्यूटर और टेलीविज़न से क्या सबसे पहले प्राचीन समय में थे? नहीं दोस्तों, तो ये कथन गलत हो जाएगा ये वाला। यहाँ देखेंगे दृश्य परक, यानी सबसे पहले चार्ट और ग्लोब का यूज़ किया जाता था, फिर व्यक्तिगत रूप से बाद में, इसके बाद आईसीटी। दृश्य श्रव्य से पहले क्या आईसीटी आ गया? नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। इस वजह से इसमें दिया है आईसीटी सबसे पहले, सबसे प्राचीन समय में ही आईसीटी आ गया था, इसलिए ये भी कथन गलत हो गया, ये भी गलत है। तो सबसे पहले कणिक यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा पहले दी जाती थी मौखिक रूप से, फिर दृश्य परक चीज़ें आ गई, यानी कि जैसे चार्ट हो गया, ग्लोब हो गया, फिर दृश्य सामग्री है, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इसके बाद आईसीटी। हाँ, तो ये देखिए, ये बिल्कुल क्रम सही है, यानी कि आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यही सही जवाब है ये वाला। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? अब देखिए, मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में बताया था अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है। और देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एवोल्यूशन सिस्टम इज इनफॉर्मल असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। अब देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ कि अनौपचारिक मूल्यांकन होता क्या। अनौपचारिक मूल्यांकन होता है जैसे कोई टीचर क्लास में आया और अचानक वो कोई कुछ भी किसी बच्चे को खड़ा करके कुछ भी पूछ लेता है कि बच्चे आप मुझे पहाड़ा सुनाइए 17 का, ठीक है, इस तरह से। या टीचर ने कोई चीज़ लास्ट टर्म में पढ़ाई थी, आज वो छात्र से पूछ सकते हैं, बताओ मैंने क्या बताया था। तो इसे बोलते हैं अनौपचारिक मूल्यांकन। ठीक, अब बता रहे हैं कि अनौपचारिक मूल्यांकन किसके अंतर्गत होता है, यानी किस शिक्षण के दौरान होता है। तो देखिए, सबसे पहला है विकल्प आधारित परीक्षा प्रणाली में मूल्यांकन। तो देखिए, ये अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं, बल्कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, उसमें विकल्प दिए होते हैं, आपको टिक करना होता है। ये कंप्यूटर आधारित परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन, इसे बोलते हैं सीबीटी। ठीक है, ये सीबीटी टेस्ट होता है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये भी आपका देखिए, ये आपका अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं, ये तो औपचारिक मूल्यांकन है। अगर हम देखें संकलनात्मक मूल्यांकन, अब ये जो संकलनात्मक मूल्यांकन है, ये औपचारिक है। ठीक है, औपचारिक मतलब इसका बाकायदा आपको टेस्ट बताया जाएगा कि आपका टेस्ट होने वाला है, जैसे आपके यूनिट टेस्ट होगा, हाफ ईयरली होगा, एग्जाम होगा, ये सब ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं समेटिव एवोल्यूशन। ठीक है, ये समेटिव होते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन, अब दोस्तों ये जो है ये अनौपचारिक मूल्यांकन होता है। ठीक है, ये होता है आपके बीच बीच में होता ही रहता है। जैसे आज क्लास हुई, आज भी जैसे टीचर ने पढ़ाया, 5 क्वेश्चन करा, इसके थ्योरी पढ़ाई, इसके बाद 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये आपका अनौपचारिक मूल्यांकन है। क्लास में चलती क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये आपका होता है अनौपचारिक मूल्यांकन, जिसे बोलते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर टीचर आकलन करता है कि जो मैंने चीज़ सिखाई क्या वो आपको आई।
इसे बोलते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि शिक्षण को सातत्य की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित कौन सी प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है। इफ टीचिंग इज व्यूड एज अ कंटिन्यूअस, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इन्वॉल्व्स एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर। यानी अगर शिक्षण को कंटिन्यूअस प्रोसेस माना जाए, यानी कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया को माना जाए, तो इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो शिक्षक और अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को अपने अंदर समाहित करती है या शामिल करती है। देखिए पहला है प्रशिक्षण। अब देखिए दोस्तों, प्रशिक्षण जब होता है तो जो शिक्षक होता है प्रशिक्षण में, जो शिक्षा देने वाला होता है, यानी जो ट्रेनर होता है प्रशिक्षण में, जो ट्रेनर ही होता है, तो ट्रेनर का पूरा फोकस होता है कि वह अपने जो छात्र हैं उनको किसी भी तरह वो स्किल सिखा सके। प्रशिक्षण में उसका खास यही होता है कि वो कौशल को सिखा सके। ये काम नहीं होता कि वो अपनी विचार विमर्श करे, सक्रिय आदान मतलब सक्रिय बातों का यानी कि चर्चा नहीं होती वहाँ पर, वो केवल उस स्किल को सिखाने उनका मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर तो नहीं है। अगर हम देखें मतारोपण, तो देखिए मतारोपण क्या होता है। मतारोपण ऐसी चीज़ होती है जब शिक्षक, ये एक तरफा शिक्षण होता है जिसमें शिक्षक अपनी बातों को बच्चों पर एक तरफा थोपता है। ठीक है, अपनी ही बात मनवाता है, ये होता है मतारोपण। अपने मत का आरोपण करता है बच्चों पर। ठीक है, अपनी ही चलाता है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब देखिए अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, तो देखिए अनुकूलन होता है मतलब फैसिलिटेशन। इसमें शिक्षक क्या करता है, देखिए बच्चों को पढ़ाता तो है लेकिन यहाँ पर बच्चों के वातावरण का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बच्चों से सक्रिय हम ये नहीं देखेंगे कि बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस बच्चों को फैसिलिटीज़ बहुत देंगे कि बच्चे का कमरा ठीक हो, वातावरण वहाँ का ठीक हो, हर चीज़ की सुविधा हो। तो यहाँ पर भी सक्रिय आदान प्रदान नहीं है अधिगमकर्ता और शिक्षक के बीच। लेकिन जब हम अनुदेशन देखेंगे यानी कि इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर बच्चे और शिक्षक के बीच यानी छात्र और शिक्षक के बीच सक्रिय वातावरण रहता है, चर्चाएं होती हैं, वार्तालाप होती है। तो ये अनुदेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ये बहुत ही पूछा जाता है या अक्सर इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आप याद रखेंगे अनुदेशन वो प्रक्रिया, इसमें छात्र और शिक्षक आपस में विचार विमर्श करते हैं तब जाके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर स्तर से उच्चतम क्रम क्या है। ग्रहण करना, मूल्यांकन करना, प्रतिक्रिया करना, संगठन या चरित्रीकरण। इनको आपको क्रम से लगाना है। यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं, ऑर्डर दिए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर इंडिकेटिंग रिलेटेड लर्निंग आउटकम्स विद इन द अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है रिसीविंग, एवेल्यूशन, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर इस हम प्रश्न की बात करें तो देखिए प्रश्न में दिया है प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या है। तो मतलब जब कोई छात्र किसी चीज़ को सीखता है, ठीक है, तो उसके सीखने का वो प्रभावी क्रम क्या होता है जिसके माध्यम से वो सीखता है किसी चीज़ को। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो आप देखिए, हम देखेंगे कि छात्र किस क्रम में सीखता है। तो सबसे पहले वो किसी चीज़ को ग्रहण करता है। ठीक है, ग्रहण करना। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है, मैं आपको उसको उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे कोई शिक्षक है और आज वो छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं सफाई के, अपने आसपास की सफाई हमें रखनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले छात्र उसको ध्यान से सुनेंगे यानी कि ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो पहला तो क्रम आता है कि बच्चे ग्रहण करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बच्चे फिर प्रतिक्रिया करते हैं। सुनने के बाद अब वो प्रतिक्रिया करेंगे। मतलब जब अब टीचर ने पढ़ा दिया है तो अब शिक्षक प्रश्न करेंगे छात्रों से कि जब समझ में आ गया, तो जैसे अब अनौपचारिक मूल्यांकन होता है, शिक्षक करते हैं। तो जब शिक्षक प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे उनका जवाब देंगे यानी छात्र उनका जवाब देंगे, तो इसे बोलते हैं प्रतिक्रिया करना। सफाई से रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे उसका क्या देंगे, जवाब देंगे। तो ये हो गई प्रतिक्रिया। अब प्रतिक्रिया के बाद अब तीसरा स्टेप आता है मूल्यांकन करना। ठीक है, अब मूल्यांकन जैसे समझेंगे आप, अब आप जब छात्र पहले सुनेगा फिर टीचर के प्रश्नों का भी जवाब देगा,
तो अब छात्र ये समझेगा कि साफ सफाई रखना क्यों जरूरी है, इसे बोलते हैं मूल्यांकन। अब उसने अपनी अपनी जो सीखा उसका मूल्यांकन किया, ठीक है। ये होता है तीसरा स्टेप, मूल्यांकन करना। इसके बाद होता है संगठन करना, यानी कि चौथा स्टेप आता है संगठन, ठीक है। अब संगठन में क्या होता है कि बच्चा इस चीज़ को समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा। जैसे कि अब वो साफ सफाई रखेगा, क्योंकि अभी उसने सीखा, उसने क्या किया, मूल्यांकन भी करके देखा, पता चला कि इसमें ये अच्छाई है, इससे ये अच्छा होगा, इससे ये सही होगा। फिर वो अपने डेली की लाइफ में क्या करेगा, वो साफ सफाई रखेगा। इसके बाद होता है चारित्रीकरण। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका करैक्टर ही ऐसा हो जाएगा, यानी जब वो बच्चा सीखता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो सीखना है, अधिगम जो है वो व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिससे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है जब कोई बच्चा सीखता है। अब जैसे यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन में मतलब क्या होगा, फिर वो आगे हमेशा से ही, अब आखिरी क्रम होगा चारित्रीकरण, मतलब हमेशा से ही वो फिर अपने आसपास सफाई का माहौल रखेगा, क्योंकि अब उसने सीख लिया है कि सफाई के ये फ़ायदे होते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के बाद जब उसको उसके फ़ायदे और नुकसान पता चल जाते हैं तो वो चीज़ को अपने, यानी कि अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करता है, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा, 1 3 2 4 5, यही बिल्कुल सही जवाब है। तो 1 3 2 4 5 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए आपको मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपको दिया हुआ है, ये देखिए जो हिंदी में करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखना चाहें वो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्रम गलत दिया हुआ है, ये 1 2 3 और 4। देखिए हम इसका क्रम नहीं कराएंगे, केवल इसका मतलब समझाएंगे आपको, ठीक है। बाकी आप इतने समझदार हैं, आप खुद से कर सकते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है सबसे पहले योजना, आयोजन करना, अभिप्रेरण और नियंत्रण, ये इनके डेफिनेशंस दिए हुए हैं, आपको मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला टर्म है योजना। तो देखिए अब योजना, आप जानते हैं योजना और आयोजन में अंतर है, ठीक है। अब योजना का मतलब होता है कि जैसे हम कल बच्चों को मुझे कोई चैप्टर पढ़ाना है, तो पहले मैं उसकी योजना बनाऊंगा कि मुझे उसमें क्या कंटेंट रखना है, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे को कौन सी चीज़ है जो आ जानी चाहिए, तो इसे बोलते हैं योजना, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, ठीक है। यानी ए का हो जाएगा 4th, ठीक, ये तो हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, आयोजन करना। अब देखिए आयोजन मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ का आयोजन करते हैं तो वहाँ पर आप पूरे एटमॉस्फेयर को सही करेंगे, वहाँ चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से ये होता है आयोजन करना। योजना में अंतर होता है, आयोजन में अंतर होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्रोतों को एवं लोगों को एक साथ लाता है, ये होता है आयोजन करना। अभिप्रेरण आप जानते हैं, जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, मोटिवेट, इसी को बोलते हैं अभिप्रेरण। तो देखिए अभिप्रेरण का यहाँ पर अर्थ है कि यह कार्य के प्रासंगिक क्रियाकलापों के विनियोजन को शामिल करता है, ठीक है। जो जरूरी क्रियाकलाप हैं उनको करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी ये अभिप्रेरण इससे मिलेगा। और नियंत्रण मतलब आप जानते हैं कंट्रोल होता है, यह परिणामों के प्रतिपुष्टि को शामिल करता है और निष्पत्ति की तुलना के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करता है। मतलब जब परिणाम आते हैं तो उनके फीडबैक को रिकॉर्ड करता है और उसके अनुसार आगे किस तरह का हमें एजुकेशन देनी है, किस तरह का शिक्षण कार्यक्रम रखना है, उसको ये बता रहा है। तो यही होता है कंट्रोल करना, यानी शिक्षण, अपने एजुकेशन सिस्टम को या शिक्षण प्रणाली को कंट्रोल करना कि आगे किस तरह से शिक्षण कराना है, तो इसे बोलते हैं नियंत्रण, यानी डी का हो जाएगा पहला, ठीक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब है, यानी आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो प्लानिंग इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग, तो ये होता है इट टुगेदर, ये देखिए इसका ये हो जाएगा। मोटिवेशन आप जानते हैं एक्टिविटी ऑफ टास्क, और इन फीडबैक रिजल्ट, ये इसका ये हो जाएगा। यानी यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन हम यहाँ से अगर हिंदी से देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहले का 4 है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 3 2 1, ये ऑप्शन 4 3 1 2 है, देखता हूँ यहाँ पर 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, हाँ दोस्तों 4 3 2 1 ही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन गलत हो गया है। 4 3 1 2 नहीं होगा, 4 3 2 1 होगा, 4 3 2 1, ये बिल्कुल सही जवाब होगा,
ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होती है और हम इसके बाद भी आप 41 क्वेश्चन नंबर से आगे क्वेश्चन लाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।